हेलो एवरीवन। आज फिर से हमारी एक और क्लास आ चुकी है बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेके। इसकी 2 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट्स मीन्स 40 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इनको शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी थ्योरी को एक बार रीड करें, उसके बाद ये क्वेश्चंस करें तो आपको क्लियर होगा कि आपकी थ्योरी में से आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। एंड टाइम पे आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें। क्योंकि थ्योरी में मोस्टली सारे जो ऑप्शंस होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमें सेम लगते हैं, लेकिन जब हम एमसीक्यूज़ करते हैं तो हम उसमें क्या है डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 41 क्वेश्चंस था। डिमांड कर्व के क्वेश्चन चल रहे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 41, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पेटर मीन्स buyer should make payment well in time. Buyer should be aware of all aspects of buying. Buyer will be responsible for the whole payment. Buyer will not be responsible at any cost. आपको पता होगा जो बायर होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी पेमेंट के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों तो गलत हैं। वेल इन टाइम ये भी ज़रूरी नहीं है, कई बार हम क्रेडिट में भी सेल करते हैं और क्रेडिट में परचेज भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जो बायर होता है उसको अवेयर होना चाहिए हर चीज़ खरीदने से पहले, क्योंकि ख़रीदने के बाद कोई भी चीज़ वापस नहीं होती है, एक्सचेंज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ खरीद लो फिर कहो हमें नहीं चाहिए आप पैसे दे दो। तो बायर को ख़रीदने से पहले, किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले क्या होना चाहिए, बी अवेयर होना चाहिए, उसके सारे एस्पेक्ट्स को पता कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42, what is the theory that opening a country to world markets given an opportunity to utilize unemployed resources known as unemployed and underemployed resources, sorry. Option number A, Ricardian theory. Option number B, Hackesher-Ohlin theory. Option number C, Wentworth surplus theory. Option number D, strategic trade theory. तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट होगा। आइए इसको एक बार थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। कीपिंग अ कंट्री opens to the world's market given an opportunity to utilize employed and underemployed resources is called Wentworth surplus theory. This theory states that an underdeveloped country may, in the absence of international trade, have an excess domestic productivity capacity based on its untapped or scarce natural resources, labor resources, and the small extent of domestic market. The idea of the principle was given first by Adam Smith. मैं आपको इसको समझा देती हूँ। इसका मतलब है कि जिन कंट्रीज़ में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है उसमें क्या होता है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, एक्सेस हो जाती है। तो स्केर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्स हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपनी मार्केट्स को ओपन करना चाहिए वर्ल्ड्स मार्केट के लिए। जैसे आज के टाइम में हमारी कंट्री में एमएनसीज़ कितनी सारी कंपनियां हैं जिनके थ्रू लोगों को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अब हमारी कंपनी अंडर एम्प्लॉयड से घट रही है। आजकल हर कोई जॉब कर सकता है, 12th हो 10th हो, हर किसी को कोई ना कोई काम मिल जाता है। लेकिन जब एमएनसीज़ कंपनी नहीं थी तो कुछ ही गवर्नमेंट कंपनीज थी और सारे लोग क्या थे, अंडर एम्प्लॉयड थे, अनएम्प्लॉयड थे। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ओपन नई मार्केट्स आ रही हैं ये क्या कर रही हैं, हमारे लोगों को रोज़गार दे रही हैं। तो एमएनसीज़ कंपनी यानी वर्ल्ड मार्केट को ओपन करना एक अच्छा वो है। ये हमें एडम स्मिथ ने स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन जो एमएनसीज़ कंपनी को आने की परमिशन थी वो कब आई थी, 1991 में एलपीजी रूल के थ्रू आई थी। यानी एलपीजी दैट्स मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट आर। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो किससे रिलेटेड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, रिलेटेड टू डिफरेंट पीपल। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था। इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है, सब्स्टिट्यूट गिफ्ट गुड्स। देखो जब हम किसी एक चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी तो हमारा जो कर्व है वो स्लोप जाएगा, एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ घटेगी, तभी जो हमारा डिफरेंस कर्व है वो बनेगा। हम एक चीज़ के लिए आगे बढ़े, एक चीज़ का प्राइस बढ़ेगा और हम दूसरी चीज़ की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देंगे। जैसे चाय का अगर प्राइस बढ़ जाए तो हम कॉफ़ी को यूज़ करने लग जाएंगे, तो चाय की जो डिमांड है वो घट जाएगी और जो कॉफ़ी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन डिफरेंस कर्व में यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर फ्यूल कम हो जाएगा तो गाड़ियों की परचेज़ ज़्यादा हो जाएगी और गाड़ी चलनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर वहीं पेट्रोल महंगा हो जाए तो लोग गाड़ियों का यूज़ करना कम कर देंगे। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44, डिमांड फॉर फर्नीचर इज जो फर्नीचर की डिमांड है वो कैसी है? कंज्यूमर डिमांड है, ड्यूरेबल डिमांड है, प्रोड्यूसर डिमांड है, बोथ है एंड बी। तो फर्नीचर की डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और ये कैसी है? ड्यूरेबल भी है, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड इज। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या हैं? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, गिफन पैराडॉक्स। क्योंकि गिफन्स में क्या होता है, जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है। इन्फीरियर गुड्स को हम चीप समझते हैं और उनको यूज़ करना ख़त्म कर देते हैं जैसे हमारी इनकम बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 46, व्हेन सप्लाई ऑफ मनी डिक्लाइंस देन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 47, डिमांड डिस्कम्फर्ट इज हाईली इलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, व्हेन डिमांड फॉर कंफर्ट्स। तो जो इलास्टिक है वो हमारा ठीक रहेगा, जो हमारी डिमांड है वो कैसी रहेगी? इलास्टिक रहेगी, ना ही ज़्यादा हाई होगी ना ही ज़्यादा कम होगी, इक्वल टू 1 रहेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48, थॉट ऑफ कंज्यूमर सेविंग्स वाज प्रोपाउंड बाय। जो कंज्यूमर्स के थॉट्स हैं उनको सेव करना है, किसने इस थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया है? ड्यूपिट, मार्शल, हिक्स या नन ऑफ दिस। तो इसका आएगा मार्शल, जिसने हमें वेलफेयर के बारे में बताया था। तो उसने हमें कंज्यूमर्स की सेविंग्स के बारे में भी बताया था अपनी थ्योरी में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49, इनकम इफेक्ट टूवर्ड्स गिवन कॉमोडिटीज विल बी डैश, पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, नेगेटिव। जो इनकम का इफेक्ट्स होता है वो गिवन गुड्स पे कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इनकम बढ़ते ही हम गिवन गुड्स को खरीदना क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो कैसा इफेक्ट हो गया? नेगेटिव हो गया। ओके वेल, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको मेरे सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही हैं और मार्केट में सिर्फ एक यही बुक है जो आ रखी है कॉमर्स के, उससे यूथ कंपटीशन। तो आपको मैं एक वैलिड बुक से करा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50, द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट डिमांड इज़। जो जॉइंट डिमांड है उसके क्या एग्जाम्पल है? इंक एंड पेन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, बस एंड ट्रेन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आएगा? जो जॉइंट डिमांड होती है उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सा है? इंक एंड पेन। जब इंक हमारी सस्ती होगी तो हम पेन को यूज़ करेंगे, या फिर पेन सही होगा तो हम इंक को यूज़ करेंगे। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन तो हमारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर न्यूज़पेपर महंगा है तो हम मैगजीन यूज़ कर सकते हैं, मैगजीन महंगी है तो हम न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही बस एंड ट्रेन है। बस एंड ट्रेन हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है कि बस के साथ साथ हम ट्रेन का यूज़ करेंगे, या तो हम बस का करेंगे या ट्रेन का करेंगे। तो ये भी हमारी कैसी हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा 51, इंडिफरेंस कर्व्स आर यूजली कॉन्वेक्स, कॉनकेव, एल शेप्ड, वर्टिकल। आप सबको बनाना तो आता होगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये हमारा कर्व है वह कैसा होता है, इसको बोलते क्या हैं। क्योंकि जो कर्व, जो डायग्राम्स है वो मोस्टली सबने देखे होते हैं, सबको बनाना आता है, लेकिन उनके नाम आप भूल जाते हो कि कैसी शेप है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, कॉन्वेक्स शेप का होता है। ये आप देख सकते हो, इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है। जैसे जैसे आप गुड्स 2 की वैल्यू घटाओगे, गुड्स 1 की वैल्यू, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ऑप्शन नंबर 52, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटी व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड्स सो मच दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट्स ओवरवेल्म्स द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशंस इफेक्ट सो एज द अंडरलाइंग डिमांड कर्व इज पॉजिटिव स्लोप्ड? इन्फीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, सुपीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, गिवन गुड्स। ये मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से बता चुकी हूँ, तो इस पर हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा 53, शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स? दीज प्रोडक्ट आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर, कंज्यूमर जनरली कंपेयर द गुड्स ऑफ वेरियस सेलर्स एंड द बाय सच गुड्स, पर यूनिट प्राइस ऑफ दीज गुड्स इज जनरली हाई, दीज गुड्स आर रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली इन डिमांड, दीज गुड्स आर सोल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अग्रेसिव प्रमोशन एफर्ट्स। जो शॉपिंग गुड्स हैं उसके हमें फीचर्स बताने हैं। तो देखो, जो शॉपिंग गुड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ड्यूरेबल भी होती हैं, कंज्यूमर जनरली कंपेयर करके लेते हैं, ये भी सही है, एंड पर यूनिट प्राइस ऑफ दिस आर जनरली हाई, ये भी सही है। जो शॉपिंग की चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? हाई होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ए बी सी। ठीक है, कंटिन्यूसली डिमांड में नहीं रहती हैं,
क्योंकि हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी खरीद लाते हैं जो हमारी डिमांड में नहीं होती हैं, अगर हमारे पास बजट होता है तो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स परमिट्स प्राइस टू चेंज फास्टर इवन डेली एज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देन दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है उनके प्राइस जो है फास्टर डेली चेंज हो रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ई मार्किंग प्राइसिंग, यील्ड मैनेजमेंट प्राइसिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यील्ड मैनेजमेंट प्राइसिंग। इसकी हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स परमिट प्राइसेस टू चेंज फास्टर इवन डेली एज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देन दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड यील्ड मैनेजमेंट प्राइसिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55। बायर्स आर लेस प्राइस सेंसिटिव व्हेन दे कैन नॉट इजीली कंपेयर द क्वालिटी सब्स्टिट्यूट्स। Which of the following factors of price sensitive reflect from the statement? Substitutes awareness effect, unique value effect, price quality effect, none of the above. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सब्सिट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56। अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व ऑन ऑल इट्स पॉइंट हैज़। हाइपरबोला डिमांड कर्व होता है, आपको अपने जो कर्व है वो सारे अच्छे से पढ़ के जाने, आपको उनकी शेप अच्छे से पता होनी चाहिए और उनकी शेप को बोलते क्या है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, एल शेप्ड, एस शेप्ड, ये भी पता होना चाहिए। इक्वल स्लोप्स ऑफ द प्राइस डिमांड कर्व, ऑप्शन नंबर बी प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी वैरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर डी बोथ स्लोप्स एंड प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी। आप देख सकते हो ऐसे करके इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 होगी, वो इक्वल घटेंगे और इक्वल बढ़ेंगे। अ कर्व हैविंग यूनिट इलास्टिसिटी इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, द परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व अपीयर्स लाइक द लेटर आई एंड द परफेक्ट इलास्टिक कर्व्स लुक लाइक द ई। Which of the following statement is false? Normally a price demand curve slopes downward from left to right. जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट से राइट की ओर क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप आर द सेम। फॉर ऑप्टिमिज्म इक्वलिटी बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज नेसेसरी कंडीशन बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट वन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिनोट्स इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, जो डिमांड कर्व होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोप होता है, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ आल्सो करेक्ट, जो मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू होती है ये सफिशिएंट नहीं है किसी भी इक्वलिटी को जानने के लिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्केल्स एंड स्कोप्स सेम नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57 और 58। A rectangular hyperbola shaped demand curve on all its point has equal slopes and equal points elasticity, unequal slopes and unequal point elasticity, unequal slopes and equal points elasticity, equal slopes and unequal point elasticities। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट कि इसके अनइक्वल स्लोप्स होते हैं लेकिन जो इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी होता है, इक्वल पॉइंट क्या होता है, 1। तो आप देख सकते हो, आप ऑलरेडी पहले भी बना हुआ देख चुके हो, ये देखो इसका स्लोप्स तो चेंज लेकिन इसकी P3, P2, P1 वो क्या है, सेम है। ऑप्शन नंबर 59। देयर इज़ नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड इन द केस ऑफ गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, आर्टिकल ऑफ कंसिपियंस, कंजप्शंस, इग्नोरेंस ऑफ द बायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, नॉर्मल गुड्स। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किस पर एक्सेप्शंस नहीं है, नॉर्मल गुड्स के लिए उस पर कोई एक्सेप्शंस नहीं है। गिवन गुड्स एक्सेप्शंस में है, आर्टिकल्स एंड इग्नोरेंस ऑफ द बायर ये सारे क्या है उसके एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 60। डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट्स। जो डिमांड होती है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कंपल्सरी हैं, डिज़ायर, वांट्स, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, ऑल ऑफ देम। तो आप सभी को पता है इसका आंसर, ऑप्शन इज करेक्ट इज ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमारी वांट्स भी होती हैं, डिज़ायर भी होती हैं। जब हम कुछ चाहते हैं, हमारी कुछ डिज़ायर होती है तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, वांट करते हैं। जब हम किसी चीज़ को चाहेंगे तभी हम इस चीज़ को क्या करेंगे, परचेज करेंगे, डिमांड करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये आप देख सकते हो, इसमें डिज़ायर, नीड, रिसोर्सेज, रेडीनेस टू स्पेंड, क्वांटिटी, फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड टाइम।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ शेयर करें एंड लाइक करें। बाय बाय, थैंक यू।